नहीं बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन? नहीं तो आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने यहाँ पे खत्म किया था, राइट? ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, बता रहे। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, नहीं पूछना, चलो आगे चलते हैं। सर अभी तो स्टार्ट हुआ है ना? हाँ बेटा, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। सर पॉसिबल तो नहीं हुआ। प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइन नहीं किया अभी तक उन्होंने? हुआ नहीं सर अभी। चलो कोई नहीं, तब तक थ्योरी करवा दो, कुछ वैसे पॉइंट तक लिखते रहो, वो बाद में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अभी समझाना। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डिप्लीशन रीजन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ 7:15 तक मैक्सिमम, ठीक है? 7:15 मैक्सिमम। आज बेटा थोड़ा सा मेट्रो ना रुक रुक के चलती है येलो लाइन पे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। काफी जगह पे बोला कि मे बी शायद बारिश हुई थी, इस वजह से सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। हमेशा ये दिक्कत होती है। हाँ, और होल्स। तो तब तक ये पॉइंट लिख लो, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। एक बार लिख लो क्योंकि बच्चे भी कराएंगे ना। ये जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार। फिर से रिपीट हो सकता है इस वाले पॉइंट से, तो अच्छे से करना इन पॉइंट्स को। तो हर एक पॉइंट जो मैं करवा रहा हूँ, हाँ गुड इवनिंग बेटा। तो हर एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखा होता है वो मैं समझ रहा हूँ ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहेगा। जितने भी मैं पॉइंट वाइज कुछ भी लिखवाता हूँ ना, कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन बनके आ सकता है आपके पास। सो ये मैं सोच रहा हूँ ये थ्योरी है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है जो मैं पॉइंट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। क्लियर? सो लिख लो पहले, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आपको डिजिटल के असाइनमेंट मिले या नहीं अभी तक? मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, दूसरे क्वेश्चन जो असाइनमेंट मिलते हैं वो मिले या नहीं? नहीं मिला? ठीक। थोड़ा सा करना। आगे बेटा एक्सप्लेन कर दो। अब आगे ना बच्चे सारे। कब तक क्लास चलाएंगे आप? 7:15 तक बेटा, ठीक है? सो आई होप बच्चे आ चुके हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, डिप्लीशन रीजन डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है? तो डिप्लीशन रीजन में कोई भी बेटा इलेक्ट्रॉन या होल्स प्रेजेंट नहीं होता, ये आप सभी को पता है, ठीक है? तो डिप्लीशन रीजन में होता क्या है? डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल आयंस होते हैं या अनकवर्ड चार्जेस होते हैं, ठीक है? या वो एटम के जिन पे कुछ चार्ज डेवलप हो रहा था, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव किस लिए हो रहा था उस पे चार्ज डेवलप उस आयन पे? बिकॉज़ या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। जैसे इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये जो एटम्स हम बीच में देख रहे हैं, इसने क्या किया था? इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये एटम क्या है? इसने होल किया, इसने होल को क्या क्या लूज किया, या अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो हाँ, होल को लूज किया तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको आयंस देखने को मिलेंगे जो कि इमोबाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं करेगा। मूव क्या करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिर्फ होल्स मूव करेंगे। इज इट क्लियर? इस बार जस्ट में भी इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है? तो याद रखना, ठीक है? तो इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नेट डेस्ट पेपर किसी में भी बोलो, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वी नॉट होता क्या है? इसको देखो हम कांटेक्ट पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल हिल बोलते हैं, बैरियर वोल्टेज बोलते हैं, डिफ्यूजन वोल्टेज बोलते हैं। सबका सब क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस इसके नाम पड़े हैं, ठीक है? वी नॉट क्या था इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये जो ये इलेक्ट्रॉन या होल्स को मतलब जैसे लूज करके एक चार्ज डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, राइट? इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड, कट इन वोल्टेज, बिल्ट इन वोल्टेज, तो सारे इसके नाम है। क्लियर? तो इसको कांटेक्ट पोटेंशियल बोलते हैं क्योंकि P और N सेमीकंडक्टर जब कांटेक्ट में आते हैं तब ये पोटेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है? पोटेंशियल हिल किसलिए बोलते हैं? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन और होल्स को फर्दर डिफ्यूज करने के लिए इस पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल के हिल को क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो पोटेंशियल है, अगर होल्स को यहां पे जाना है तो इस हिल को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसको पोटेंशियल हिल भी बोलते हैं दूसरा नाम, ठीक है? बैरियर वोल्टेज एक तरीके से बैरियर फॉर्म कर रहा है, डिफ्यूजन वोल्टेज क्योंकि ये वोल्टेज किस लिए अराइज हुआ है? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम डिफ्यूजन वोल्टेज भी है। नेक्स्ट वी नॉट वीबीआई सेम ही होता है, ये अलग-अलग नाम है, ठीक है? सेम चीज है। नेक्स्ट देखो, डायोड का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? डायोड का जो सिंबल होता है वो किस टाइप से होता है? इस टाइप से एवरीवन, है ना? इस टाइप से होता है। यस तो सर। बेसिकली ये आपका क्या है? ये इधर देखो, दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड। यहां पे दिस इज योर एन साइड, दिस इज योर पी साइड, राइट? सो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। नेक्स्ट ये देखो, अब ध्यान से देखना एक चीज और इसमें, ये जो डायोड जो मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना, ये जो है, ये जो एरो है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो एरो है, करंट को। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मॉडिफाई करके मैंने डेमो लेक्चर में बताया था। फॉरवर्ड सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं, फॉरवर्ड करंट, हाँ हाई पोटेंशियल, वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये फॉरवर्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी देखो होल्स की डायरेक्शन में मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, वो अलग चीज है, बट मेनली इसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो डायोड होता है, ध्यान से देखो, एक साइड कैथोड होता है, एक साइड एनोड होता है, ठीक है? एक साइड कैथोड होता है, एक साइड एनोड होता है। तो ध्यान से देखो, याद कैसे करेंगे कौन सा साइड कैथोड है, कौन सा एनोड है? दिस इज फॉर्मिंग अ के, ठीक है? ये देखो, सो तो ये साइड कौन सी हो जाएगी? कैथोड, और ये साइड कौन सी हो जाएगी? एनोड। तो इसमें समझ में आया? तो इसमें कितने टर्मिनल है? 2 टर्मिनल्स, राइट? एक कैथोड, एक एनोड, इसलिए इसका नाम क्या है? डायोड, दैट इज 2 और या फिर 2 टर्मिनल्स। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है 18 पॉइंट, डिप्लीशन रीजन। ये आपका एमएसक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है? सो डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू द इनिशियल मूवमेंट ऑफ व्हाट? हाँ, कौन सा चार्जेस? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी? सही लिखा है गलत लिखा है? मेजॉरिटी नॉट माइनॉरिटी। सबसे पहले कौन मूव करता है डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हाँ? यस सर। So this is due to the initial movement of majority charge carriers crossing the junction which opposes the
फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी को ये सपोर्ट करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करेगा, ये फर्दर इनकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर, याद रहेगा। 19 फिर मैंने क्या बोला था, जो डिप्लीशन रीजन है दिस विल ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट विल सपोर्ट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, बट हो सकता है कि कभी देखने को मिल जाए, स्पेशली नेट में भी इसके चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के। ठीक है, सो डिप्लीशन लेयर opposes the majority charge carriers in crossing the junction but आगे कंप्लीट करो, but will not सपोर्ट करेगा हाँ सपोर्ट करेगा, that means but will not oppose the minority charge carriers in crossing the junction बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, in crossing the junction। सो आपको पता होना चाहिए डिप्लीशन रीजन किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, किसको सपोर्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो फिर मेजॉरिटी को अपोज करता है, माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो अब जो मैंने बिल्ट इन वोल्टेज की वैल्यू बताई ना, ये अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, सो V नॉट वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, सो सपोज करो अगर हमारा एक डायोड सिलिकॉन का है, ठीक है, सिलिकॉन का है, एक है हमारा जर्मेनियम, किसी का मेजॉरिटी 95% सिलिकॉन का यूज होता है, कुछ यूज में हम जर्मेनियम का यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में, पर वो बहुत कम होता है, और बाकी मटेरियल्स तो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, अगर कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मुझे यूज कराना है किसी और मटेरियल का, ठीक है, सो मैं यूज करूंगा, बट मैक्सिमम जो है सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। तो इन दोनों में हम V नॉट की वैल्यू देखते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तो कोई बताएगा सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में V नॉट की वैल्यू क्या होती है? 0.7 वोल्ट होती है, और इसमें हाँ, सो इसमें 0.3 वोल्ट होती है। बट कई बार ना किसी बुक में जैसे कुछ बुक्स मैक्सिमम बुक में 0.7 0.3 लिखते हैं, कहीं कहीं पे आपको ये वैल्यूज ना 0.6 वोल्ट भी दिखाई देगी, और इसकी वैल्यू 0.2 वोल्ट किसी स्टैंडर्ड बुक में दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि 0.7 गलत है, जिस बुक में जो कंसीडर किया हुआ है ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है V नॉट की वैल्यू, तो हम क्या लेंगे 0.7। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बाइसिंग का मतलब क्या होता है एवरीवन? पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करना। एक्सटर्नल पोटेंशियल। हाँ, अप्लाइंग वोल्टेज, इस केस में बता रहा हूं अप्लाइंग वोल्टेज। ठीक है, तो बाइसिंग का मतलब होता है वोल्टेज अप्लाई करना, किसी ताकि हम एक किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अपने डायोड को यूज करा पाए। क्लियर? ठीक है, सो इसको लिख लो अप्लाइंग वोल्टेज टू डायोड। ऐसा नहीं बाइसिंग का मतलब सिर्फ डायोड के लिए होता है, किसी भी जो भी आपका प्रैक्टिकल डिवाइस है ना, सबके लिए वैलिड है। अभी यहाँ पे डायोड की बात कर रहा हूं, इसलिए डायोड की टर्म्स में लिख रहा हूं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग? अप्लाइंग वोल्टेज टू डायोड। ठीक है, किसके लिए? डायोड में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उसको वर्क करा पाए। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम कि कितने टाइप की बाइसिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक टेबल बनेगी नेक्स्ट में 22, दैट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, पहला होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है आपका रिवर्स बायस। ठीक है, सो दो टाइप के आपके बायस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है आप लोगों का ध्यान से देखना, दिस इज अ पी साइड, दिस इज योर एन साइड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड की तरफ होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन साइड की तरफ होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट रिवर्स बायस क्या होता है? रिवर्स बायस होता है सपोज एक डायोड है, बैटरी की एन साइड डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है, और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन साइड से कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दैट डायोड इज रिवर्स बायस। तो बायस का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो दो तीन चीजें हम देखते हैं। तो इसकी वजह से करंट कैसे फ्लो करेगी, इस साइड से आई एफ बोल देता हूं। इज इट क्लियर? यहां पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है दैट इज वीडी। ठीक है, एंड ये देखो यही आई एफ क्योंकि सीरीज में लगाया ना, तो यही सेम करंट फ्लो होगी आई एफ यहां से ये चीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगी, इस टाइप से। क्लियर? यहाँ पे मैं वोल्टेज ड्रॉप मान के चलता हूं इसी टाइप से, रेफरेंस पी साइड से मान के चलूंगा, तो ये वीडी आएगा। इज इट क्लियर? एंड करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, आई आर। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आई एफ और आई आर में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? फिर आइए आई एफ क्यों बड़ा होता है? सर आईआर में करंट कम होती है ना। चल मुझे इतना बता दो, आई एफ जो है किसकी वजह से आ रही है, मेजॉरिटी चार्ज कर और आई आर किसकी वजह से आ रही है, माइनॉरिटी के लिए। मेजॉरिटी चार्ज की वजह से। तो आपको पता है मेजॉरिटी ज्यादा होते हैं, माइनॉरिटी कम ज्यादा होते हैं। मेजॉरिटी तो ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा ज्यादा रहेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? फिर कम होगा। एवरीवन कम होगा। इंक्रीजेस, और यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीजेस, ये मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में। क्लियर? चलो डिप्लीशन विड्थ हो गया, और क्या पॉइंट बाकी हमारा इसमें? अच्छा, ये जो है बिल्ट इन वोल्टेज को फॉरवर्ड बाय सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा सर। अपोज करेगा, अपोजेस द बिल्ट इन वोल्टेज, अपोजेस द बिल्ट इन वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या करेगा, क्या
आवाज नहीं आ रही बेटा? अपोज क्यों करेगा बिटन बता रहा हूँ पहले ये पॉइंट याद रखो फिर बताता हूँ क्यू सपोर्ट करता है क्यू इसको अपोज करता है। ठीक है, सो रिवर्स बायस के केस में क्या करेगा? बिल्ट इन वोल्टेज को सपोर्ट करेगा और फॉरवर्ड बायस में ये अपोज करेगा। ठीक है, क्लियर है? सर क्यों? अरे आर पहले डिफरेंस तो देख लो। ठीक है एवरीवन, ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईएफ। ठीक है, आईएफ इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। mainly due to majority charge carriers. Is it clear? Majority charge carriers and is a diffusion current ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जो फॉरवर्ड करंट होती है वो आपकी हमेशा डिफ्यूजन करंट होती है। ठीक है, और दिस इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट आईआर क्या है? आईआर इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एंड इज अ ड्रिफ्ट करंट सो ये डिफरेंस होता है। तो ये याद रखना, जो आपकी जो फॉरवर्ड करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट होती है और जो रिवर्स करंट होती है वो ड्रिफ्ट करंट होती है। और दोनों में से कौन ज्यादा होती है? आईएफ का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है आईआर के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? सो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ये ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्लीशन बिट। सो डिप्लीशन बिट का फॉर्मूला क्या होता है? इस केस में फॉरवर्ड बायस के केस में डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, एंड दिस इज फॉर स्टेप जंक्शन। ठीक है, स्टेप जंक्शन का मतलब आगे समझाऊंगा कि क्या होता है। सो दिस इज फॉर स्टेप जंक्शन 2 एप्सिलॉन बाय क्यू 1 बाय एनए प्लस 1 बाय एनडी। ठीक है, वी नॉट क्या होता है? बिल्ट इन वोल्टेज, राइट? एंड माइनस वी क्या है? वोल्टेज। तो आप देख लो जो इफेक्टिव जो वोल्टेज है वो क्या डिक्रीज कर रही है। अगर सपोज करो वी प्रेजेंट नहीं है, मैं कोई भी फॉरवर्ड बायस नहीं करता, तो यहाँ पे क्या फैक्टर आता है? सिर्फ और सिर्फ वी नॉट आता, राइट? सिर्फ वी नॉट आता। अब क्या है, जैसे मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं अब वो वी नॉट से घट के क्या हो जाएगा? वी नॉट बाई वी, वी नॉट माइनस वी। मुझे ये बताओ डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? फॉर्मूले से लेके बताओ। कम होगी। अगर वी नहीं होता तो वी नॉट रहता यहाँ पे, है ना? और क्योंकि जब मैंने फॉरवर्ड बायस किया तो अब इफेक्टिव क्या हो जाएगा? वी नॉट माइनस वी, मतलब डिप्लीशन बिट कम हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन बाय क्यू 1 बाय एनए प्लस 1 बाय एनडी इनटू वी नॉट प्लस वी वाला फैक्टर है, जिसकी वजह से डिप्लीशन बिट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? ये तो हमने फॉर्मूले से देखा, अभी देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा रीजन बता दूंगा आपको। सिर्फ फॉर्मूला कैसे आया? डेरिवेशन पे नहीं जाना बेटा, इस पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर वी नॉट का कोई फॉर्मूला है? हाँ, वी नॉट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो क्या है? क्यों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब है। ठीक है, सो मुझे ये बताओ डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? डिप्लीशन बिट। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? एप्सिलॉन क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। सो परमिटिविटी बोल दूं मैं इसको? परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, जिससे मैंने डायोड को फैब्रिकेट किया। मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? फेड लाइंस को अपने में से कितना पास करा सकते हैं मटेरियल? क्या पास कर सकते हैं? सर एबिलिटी टू पास द फेड लाइंस। बेसिकली एप्सिलॉन क्या होता है? कोई और बताएगा? कोई और डेफिनेशन? सिंपल, डिपेंड करता है सेंटर क्लॉक चार्ज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटी टू स्क्वायर इलेक्ट्रिक में। तो एप्सिलॉन क्या डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना होल्ड करके रख सकता है। सो ये उसकी उस एबिलिटी को बताता है एप्सिलॉन। ठीक है, सो इससे सिंपल डेफिनेशन और कुछ नहीं है। ठीक है, सो Na क्या है? एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और Nd क्या है? आपका डोनर आयन कंसंट्रेशन, राइट? अरे एक बार दोबारा बताना, एप्सिलॉन आपने क्या बताया अभी? एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको सिग्निफाई करता है। ठीक है, सो जो भी आपने लोगों ने डेफिनेशन बताई बिल्कुल ठीक है, बट एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है फिजिकली हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो दिस इज बेसिकली द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी नॉट, इट इज बिल्ट इन वोल्टेज। इज इट क्लियर? कितना क्लियर है सबको? यस सर। चलो यहाँ पे अब वापस आएंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्यों फॉरवर्ड बायस करने से हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बनाने की जरूरत नहीं, बस समझ लो। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, बस समझ लो एक बार। यहाँ से हम कैसे देखते हैं, तो ध्यान से देखो, ये तो हमेशा रहेगा ना, फॉरवर्ड बायस करो रिवर्स बायस करो, ये वी नॉट तो हमेशा रहेगा। इन्फ्लुएंस क्या है ना? सो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, सपोज इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.7 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब सपोज मैं इसको फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करता हूँ। फॉरवर्ड बायस में क्या आएगा? पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज, एन साइड पे नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, तो मैं रेफरेंस लेकर करता हूँ, नेगेटिव को मैं 0 मान लेता हूँ और इसमें कुछ पॉजिटिव अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है एवरीवन, तो पॉजिटिव सपोज करो मैंने कितना किया? 0.1 वोल्ट। कितना किया? पॉइंट बोलो, इस टाइप से होगा। सपोज अगर मैं एक बैटरी लगा देता हूं 0.1 वोल्ट की, है ना? सो अब अगर इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करके आपको बताऊं? सर उस वोल्टेज से तो ज्यादा देना होगा ना? ज्यादा नहीं देना होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन बिट कैसे कम होगी, और जब मैं रिवर्स बायस करूंगा तो ये डिप्लीशन बिट कैसे एक्सपेंड करेगी। इज इट क्लियर? ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल सोचूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल सोच के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला एग्जांपल सही है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा वोल्टेज ही देनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा वोल्टेज में क्या होगा, मतलब अगर मुझे इन होल्स को यहां से यहां पे ट्रांसपोर्ट कराना है या डिफ्यूज कराना है, या इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे डिफ्यूज कराना है, तब तो क्या होगा? तब जो एक्सटर्नल जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। बट क्या अगर मैंने यहाँ पे 0.1 वोल्ट दे दिया, फिर क्या होगा? तब क्या होगा? बिकम 0.6। वही चीज मैं बता रहा हूं कि 0.1 देने से भले ये जो होल्स है वो यहां से यहां पे मूव ना कर पाए, बट ये चीज श्योर है कि डिप्लीशन बिट कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये पॉइंट बताना चाहता हूं। तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल सोचूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। क्लियर? ठीक है,
यस सर तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो। जो भी आपने मुझे के बारे में बताया भी बताया जो कि 1 एंड आफ्टर हाँ बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल सोच के बताऊंगा आपको कि किस कौन सा एग्जांपल दिया जाए कि दोनों चीज क्लियर हो जाए, फॉरवर्ड बायस का भी रिवर्स बायस का भी, तो मैं सोच के बताऊंगा आपको कोई एक अच्छा एग्जांपल, ठीक है। सर ये तो फॉर्मूले से पता चला है ना। हाँ बेटा फॉर्मूले से तो देखो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि फॉर्मूले से डिवीजन बिट आपका कैसे कम हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूले से बिल्कुल पता चल रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली ये चीज कैसे होती है कि मैं फॉरवर्ड बायस करने से कैसे डिवीजन बिट कम होगी, तो ये एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। सर वन नीचे कीजिए और सो ध्यान से पॉइंट, सो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऑल्सो फॉरवर्ड बायस अपोज टू करंट बिटवीन वोल्टेज को रीजन वही तो मैं बोल रहा हूँ एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ तो एक एग्जांपल सोच के आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों चीज कैसे हो रही है, फॉरवर्ड बायस का भी उसमें आ जाएगा और रिवर्स बायस का भी आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम आगे देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको कोई चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर सपोज करो मैंने बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा और एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन और डोनर आयन कंसंट्रेशन को थोड़ी देर के लिए हम इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लेते हैं एंड इट इज इक्वल टू n, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है, तो एक चीज आपको दिखाई देगी, क्या चीज, डिप्लीशन बिट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट n, यही आ रहा है या नहीं? यस सर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आपके बनते भी है, ठीक है। डिप्लीशन सर प्लीज एक बार बता दीजिए एक्सेप्टर एंड कंसंट्रेशन और क्या होता है, क्या होता है ये पूछ लो। जी सर। एक मिनट सर ऐसा तो सिर्फ इंट्रिंसिक में होगा। एक मिनट आ रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, क्या पूछा, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन क्या होता है और डोनर आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, ये पूछो ना। यस सर। कुछ नहीं होता, जो देखो हमने ये किया था ना, या इसको छोड़ो, हमने ये चीज देखी थी पी साइड में मैंने कुछ डोपिंग करी थी, राइट एवरीवन। इंट्रिंसिक को क्या क्या था पी टाइप बनाने के लिए, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए मैंने क्या क्या था, डोपिंग करी थी ग्रुप 13 एलिमेंट से, यस सर और इंट्रिंसिक को एन टाइप बनाने के लिए क्या क्या था, मैंने ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोप किया था, राइट। सो यस सर ये जो Na और Nd है ना, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने कितनी डोपिंग करी है। Na का मतलब कि कितनी ग्रुप 13 एलिमेंट से डोपिंग करी है, और Nd का मतलब क्या है कि मैंने ग्रुप 15 के एलिमेंट से कितना डोप किया है, इसमें कितनी इंप्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि वो एन टाइप बन गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है? जैसे मैंने गैलियम एक गैलियम क्या क्या था, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके एक गैलियम डाला था ना, ठीक है। तो ऐसा होता है एक गैलियम की जगह मैं 10 की पावर 3 सपोज 1000 गैलियम डाल देता हूं, तो वो जो 1000 गैलियम है ना वो Na को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रही बात? यस सर यस सर ठीक है, और क्या पूछ रहे हो सर इसको आयन कंसंट्रेशन क्यों बोलते हैं, मतलब क्या होता है आयन क्यों बोल रहे थे इसमें? बेटा, आयन नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और होल जो होता है ना सर, वही उसी के बारे में पूछा है ये आई थिंक। इसको नहीं सर वो लिखा हुआ है ना इसमें कि मतलब ये होता है एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। हाँ, हाँ। तो ये मतलब आयन वर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? बेटा आयन का देखो, आयन कैसे बनता है, आयन कैसे फॉर्म होता है, चार्ज को लूज करके चार्ज को गेन करके ना। अगर मैं ग्रुप 13 का ग्रुप 15 का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, तो ग्रुप 15 का एलिमेंट से होगा क्या, सेमीकंडक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में आ गया, बट वो जो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसने तो एक लूज किया ना इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन गया आयन। तो बस उसी के नाम पे इसको एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं या डोनर आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लियर? ओके सर मैं भी यही बोल रहा था सर। कोई नहीं, चलो क्लियर हो गया। सो इट इज क्लियर, डिप्लीशन बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन, और ये याद रखना यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप जंक्शन या एब्रप्ट जंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है एवरीवन, क्लियर है? यस सर सो आप इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी डिप्लीशन बिट क्या होगी, हमारी कम होती जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट 24th पॉइंट, इफ n1 इज लेस देन n2 तो w1 और w2 में क्या रिलेशन रहेगा, बता दो w1 और w2 क्या है। W2 is less than V1. दिस इज योर p एंड दिस इज योर n, ठीक है। सो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डोपिंग है n1, यहाँ पे डोपिंग है n2, ठीक है। अभी ड्रॉ मत करना, रुक जाओ, बस इतना बना लो, इसके बाद ड्रॉ मत करना। तो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज सुनो ध्यान से, w1 और w2 क्या है, अभी ड्रॉ मत करना, तब करूंगा इसको, ठीक है। दिस इज w1, दिस इज w2, बताओ व्हिच वन इज ग्रेटर, w2 और w1? W1. w1 या Yes. w2? W1. 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 W1 w1 W2. 2 पक्का? Yes, doping event. Meter 1. सर W1 ग्रेटर होगा व्हाई? बिकॉज़ जितनी ज्यादा डोपिंग होगी, किसकी ज्यादा डोपिंग है, n2, मतलब इस n साइड की डोपिंग ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसकी जो डिप्लीशन बिट होगी वो कम होगी इस वाली डिप्लीशन बिट से। इज इट क्लियर? सो एग्जैक्ट हमारा जो डिप्लीशन रीजन होगा वो किस टाइप का दिखेगा, कोई बताएगा? एग्जैक्ट जो डिप्लीशन रीजन है वो देखो कैसा बनेगा, P side वाला y2 सर, और ये इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इज इट सर क्लियर? बताना फिर से कि n2 ज्यादा हुआ तो W1 कम ज्यादा कैसे होगा? अरे ऊपर ही तो लिखा है, इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगी तो डिप्लीशन बिट कम होगी, यही तो इसी रिजल्ट का यूज किया है। ओके सर ओके सो दिस इज योर एक्चुअली w2, याद रहेगा सबको। एंड एक और रिलेशन है यहाँ पे, w क्या है, w1 प्लस w2। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर लिखने का सो नेक्स्ट है हमारा 25th पॉइंट, ठीक है। सो नेक्स्ट है 25th पॉइंट, ठीक है। तो 25th पॉइंट में क्या है, देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस आपका। फॉरवर्ड बायस में हमने क्या देखा था, जो डिप्लीशन बिट है वो किससे प्रोपोर्शनल है, अगर मैं बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखता हूं तो दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनल टू v0 माइनस v। इज इट क्लियर? यस सर ठीक है। एंड इन रिवर्स बायस में क्या देखा था, डिप्लीशन बिट बी प्रोपोर्शनल टू v0 प्लस v, यूजुअल नोटेशन ही है, ठीक है। बोलो क्लियर है? अच्छा, यहां से भी हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे,
सपोज अच्छा इसमें V का मतलब वोल्ट्स नहीं है, V का मतलब क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज है। सो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज एंड दिस इज योर रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, VF भी पॉजिटिव है, VR भी पॉजिटिव है, इज इट क्लियर? सो आप चाहो तो ऊपर ये लिख लो, जो मैंने पिछले डायग्राम में V लिया था ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू VF एंड VR, समझने के लिए, क्लियर? सो मैंने पिछले में क्या किया था, फॉरवर्ड और रिवर्स में V का यूज किया था दोनों जगह पे। आप अब क्या करो, इसमें फॉरवर्ड वाले में VF कर लो और रिवर्स वाले में VR कर लो, क्लियर? अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो रहा है, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कम कर रहा है, कम नेगेटिव हो जाएगा, बिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज याद रखो। डिक्रीज कर रहा है। सो दिस विल डिक्रीज, तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन बिट डिक्रीज करेगी, ठीक है? जब ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि VF की वैल्यू V0 से ज्यादा हो जाएगी, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तब ये मत बोलना कि ये डिप्लीशन बिट नेगेटिव हो जाएगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तब डिप्लीशन बिट ही आपकी गायब हो जाएगी पूरी, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट सपोज हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो रहा है, Increase, sir. डिप्लीशन बिट क्या होगा, इंक्रीज, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है 26। सो नो बायस, नो बायस का मतलब क्या होता है? अच्छा ये मैंने समझाया था, नो बायस मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो बायस एंड रिवर्स बायस? नो बायस मतलब कोई भी सर आपने होमवर्क दिया था फाइंड आउट करना। हाँ तो क्या था फाइंड आउट, क्या नहीं होगा? Pricing में दोनों साइड सेम वोल्टेज होगा। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, नो बायस और रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो बायस एंड रिवर्स बायस? सर नो बायस में तो हम अप्लाई नहीं करेंगे वोल्टेज, और रिवर्स बायस ठीक में है, अपोजिट पोलैरिटी। सर रिवर्स बायस में करंट फ्लो करेगी, लीकेज करेंट, और हाँ। नो बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। वेरी गुड, ये खुद से बताया या पहले किसी से डिस्कस हुआ था? सर आपकी लास्ट क्लास में, ये ओपैम की क्लास में आपने बोला था एक बार। चलो ठीक है, चलो इतना भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो द डिफरेंस बिटवीन नो बायस एंड रिवर्स बायस इज दैट इन रिवर्स बायस देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट व्हिच विल बी फ्लोइंग थ्रू द डायोड। हमेशा कोई ना कोई करंट फ्लो करेगी रिवर्स बायस में। वो अलग चीज है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर मेंशन नहीं हो तो हम उस करंट को जीरो एज्यूम कर लेते हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इन केस ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है? बट नो बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, एग्जैक्टली जीरो आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है? समझ में आई बात? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशन? सर एक तो दोबारा बता दीजिए। 25 कौन जो लिखा है, तो सर इसमें पोटेंशियल वेरिएबल की वैल्यू जैसे सिलिकॉन की केस में 0.72 वोल्ट होती है, तो इससे ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें का डिप्लीशन लेयर, हां डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, इसमें बचेगी नहीं। और उस टाइम पे ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ये अंदर वाला जो आपका जो टर्म है वो जब पॉजिटिव है तभी वैलिड है ये वाला फॉर्मूला, और जैसे ही ये नेगेटिव होने को अप्रोच करेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि तब डिप्लीशन रीजन बचेगा ही नहीं आपका। सारे के सारे जो चार्ज कैरियर्स है वो बैटरी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे होंगे वहां पे, डिप्लीशन रीजन का रोल ही खत्म हो जाएगा वहां पे, क्लियर? ये चीज है। सर नो बायस में कुछ बता दीजिए। बेटा नो बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, देयर इज जीरो करंट, एग्जैक्टली जीरो करंट होगी, ठीक है? बट आपकी रिवर्स बायस में अप्रॉक्सीमेटली जीरो करंट आएगी। नो बायस एंड रिवर्स बायस क्या डिफरेंस है? दैट करंट इज एग्जैक्टली जीरो एंड हियर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, दिस इज द मेन डिफरेंस, क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट है 27 पॉइंट। 27 पॉइंट है तो करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड क्या इक्वेशन होती है, क्या एक्सप्रेशन होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ डायोड क्या एक्सप्रेशन होता है करंट का? आई नो e to the power minus vd upon eta vt अपॉन eta eta vt minus 1. यही होती है एवरीवन? Yes, sir. इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट? आई होगा ना, है ना? लेफ्ट साइड का आई होगा ना। सो आपको दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल करंट आ रही है आई, ठीक है, डायोड में। तो दो फैक्टर्स कौन से? एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। कोई बता सकते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई कौन सी करंट है? फर्स्ट वन एक्सपोनेंशियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये वाला फैक्टर आता है एंड दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसके कंपैरिजन में ये वाला फैक्टर बहुत कम होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कई बार इस वाले फैक्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है? तो इसलिए जो वो टेबल बनाई थी वहां पे मैंने क्या लिखवाया था आपको, ये देखो IF इज अ डिफ्यूजन करंट, ये चीज लिखवाई थी वो इसीलिए। या एक वर्ड और ऐड कर लो यहाँ पे चाहो तो, इज मेनली, एक वर्ड ये भी ऐड कर लो, इज मेनली अ डिफ्यूजन करंट, ठीक है? पूरी तरीके से ये डिफ्यूजन करंट होती है, बट इसका जो मेजर जो पार्ट होता है इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि डिफ्यूज करके दूसरी तरफ जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो इसको आगे हम देखते हैं। सो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या क्या होगा वो चीज हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस, इज इट क्लियर? फॉरवर्ड बायस में क्या होगा आपका? फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? देखो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सेकंड फैक्टर को क्या करता हूं, निग्लेक्ट करता हूं सेकंड फैक्टर को, ठीक है? तो मेरे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू, दैट इज I नॉट e की पावर vd by eta vt, इजंट इट? बोलो। Yes, sir. ठीक है, और ये I vd ये सब क्या है मैं दिखा देता हूं डायग्राम के थ्रू। ये सपोज करो मेरा डायोड है, ठीक है? तो vd क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एंड I इज दिस करंट, क्लियर? अच्छा अगर यही चीज मैं रिवर्स बायस में करूं तो क्या होता? पोटेंशियल ड्रॉप तो देखो मैंने दोनों केस में सेम लिया था vd, राइट? है ना? बट करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, करंट कैसे फ्लो कर रही थी, इस टाइप से कर रही थी, राइट? बोलो, ठीक है? यस सर। चलिए eta क्या है यहाँ पे? बता रहा हूं सारी चीजों के अंदर, ठीक है? सो करंट ऐसे फ्लो कर रही है फ्रॉम n टू p, ठीक है?
अब मुझे ये बताओ यहाँ पे एक्चुअली जो VD की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव आएगी बेटा। पॉजिटिव तो इसमें थी, पॉजिटिव इसमें थी। समझ में आ रही है क्या मैं कहने की बात कर रहा हूँ? देखो मतलब क्या है, इसको बनाना मत, सिर्फ देख लो जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट लगाया, यहाँ पे भी मैंने 5 वोल्ट लगाया। तो अब मुझे बताओ दोनों केस में क्या फर्क है? VD की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, VD की वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी? केसीएल लगा दो ना, सॉरी केवीएल लगा दो, +5 माइनस VD = 0, टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या जाएगा? +5 माइनस VD = 0, दैट इज VD = 5 वोल्ट। और यहाँ पे अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, माइनस VD = 0, दैट मींस VD = -5, राइट? सो इस केस में आपका क्या आएगा, क्या आएगा? बात समझ में आई क्या मैं बोल रहा हूँ? ये जो VD की वैल्यू है ना वो बैटरी की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। तो रिवर्स बायस में ऐसे कनेक्ट करते हैं, एंड जैसे VD नेगेटिव हुआ तो मुझे ये बताओ ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल बना देगा इस पूरे फैक्टर को। यस सर। तो अब क्या होगा, ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ना में ये कम हो जाएगी। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, I की वैल्यू, हाँ यहाँ पे -I0 मैं बताता हूँ, इसमें -I0 का मतलब ये है कि आपकी जो करंट है वो P to N ना फ्लो करके N to P फ्लो करेगी, राइट? इसमें इसका ये मतलब है, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया रिवर्स बायस में हमेशा करंट की डायरेक्शन ऐसे लेके चलो, N to P। तो यहाँ पे क्या करंट आ जाएगी आपकी, बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि -I0 ना लिख के मैं I0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली हुई है। ये तब होता, सपोज करो मैं यही इसी डायग्राम को ना दोनों जगह पे फॉलो करता, तो इस वाले डायग्राम को अगर यहाँ पे फॉलो कर रहा होता रिवर्स बायस में, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, -I0, क्या आती है, -I0। तो -I0 का मतलब क्या है कि मेरी ये डायरेक्शन गलत है, मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्लियर? तो जो कन्वेंशन हम लेते हैं उसके ऑपोजिट लेना पड़ेगा, क्लियर? यस सर। चलो सो यहाँ पे एक एक चीज देख लेते हैं क्या क्या मतलब है। सबसे पहले हमने देखा I0, ठीक है? सो I0 का मतलब क्या होता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। हाँ, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये किस तरह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज एरिया। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है? सो दिस इज योर रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट का मतलब देखो, हर फैक्टर का मतलब देखो, रिवर्स का मतलब होता है दिस इज ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है कि ये सैचुरेट हो चुकी है, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। इज इट क्लियर? यस सर। माइनॉरिटी कैरियर करंट डिपेंड्स अपॉन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? दूसरा फैक्टर क्या है मैंने बताया था, एंड टेंपरेचर बेटा, डोपिंग में नहीं, टेंपरेचर। जैसे जैसे मेरी टेंपरेचर वेरी करेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन भी आपकी वेरी करेगी, ठीक है? ये बाइसिंग पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, डोपिंग पे आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, पर यहाँ पे जो मेन कंपैरिजन है वो किसके साथ हो रहा है, बाइसिंग से हो रही है। कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्या उस पे डिपेंड करेगा कि अगर मैंने रिवर्स बायस में 5 वोल्ट दिया और रिवर्स बायस में एक बार 10 वोल्ट दिया, क्या मेरी रिवर्स सैचुरेशन करंट चेंज होगी? तो आंसर है नो, ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेगी, ठीक है? सो उससे कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक्जेक्टली डोपिंग पे करेगा, बट यहाँ पे डोपिंग की बात नहीं करते, ठीक है? मेनली हम बाइसिंग से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है इसमें? फॉरवर्ड बायस में भी सेम ही होगा, मतलब अगर फॉरवर्ड बायस में एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वहां पर भी सेम ही कह सकते हैं। नहीं, वो मॉडल पे डिपेंड करेगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? वो डिपेंड करेगा, ठीक है? सो ईटा, सर व्हाट डू यू मीन? हां, थोड़ा ऊपर लेकर ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय ईटा? क्या होता है? आइडियलिटी फैक्टर। क्या मतलब होता है? सो दिस वैल्यू ऑफ ईटा इज मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है? ऑलमोस्ट इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी। और कुछ एनीवन? कभी तो पढ़ा होगा डायोड? 12th में पढ़ा था। क्यों बेटा, बीएससी एमएससी में नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं सर। ग्रेजुएशन में नहीं था। ग्रेजुएशन में नहीं था, ओके, फिर तो आइडिया नहीं होगा। तो देखो ईटा सही है, आइडेंटिटी फैक्टर होता है, बट आप लोग नहीं बता पा रहे कि क्या मतलब होता है। ईटा का मतलब होता है, इस फैक्टर से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक प्रैक्टिकल डायोड एक आइडियल डायोड से कितना मैच कर पा रहा है। समझ में आ रही है? तो ये फैक्टर उसको सिग्निफाई करता है कि एक मेरा प्रैक्टिकल डायोड एक आइडियल डायोड के कंपैरिजन में कितना मैच कर पा रहा है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फैक्टर। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट है थर्मल वोल्टेज, ठीक है, जिसको हम VT से डिनोट करते हैं। तो थर्मल वोल्टेज होता क्या है? एंड हां, थर्मल वोल्टेज होता क्या है? सर आइडियल डायोड कौन सा होगा? आगे बताऊंगा। एक क्या होता है ना, कुछ मतलब कंपैरिजन के लिए कुछ तो चीज चाहिए होती है ना, जिससे मैं कंपेयर करूं। ऐसा थोड़ी कि मेरी डायोड बन गया तो बन गया, और वो कितना सही डायोड है या वो कितना सही काम करेगा, कुछ कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है। तो वो कंपैरिजन किससे करते हैं? आइडियल डायोड से करते हैं। आइडियल डायोड प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कंपैरिजन बेसिस पे हम उसका यूज करते हैं। क्लियर? तो VT की वैल्यू क्या होती है एवरीवन? KT/Q। KT। सो दो टर्म है यहाँ पे, थर्मल वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज टेंपरेचर पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या आएगी कोई बताएगा? थर्मल वोल्टेज की केल्विन वोल्ट। वोल्ट्स, ठीक है? सो ये वो वोल्टेज है जो कि टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। बट डू यू मीन बाय K? दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और Q क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। क्लियर? इसकी जब हम वैल्यूज को सिंपलीफाई करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का फैक्टर आ जाता है, ठीक है? जहां पे टेंपरेचर किसमें लेना है? आपको केल्विन में लेना है, ठीक है? केल्विन में लोगे। सो VT की जो यूजुअल वैल्यू है एट रूम टेंपरेचर, देखो कोई भी टेंपरेचर पे आप VT कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये चीज याद रखना, एट रूम टेंपरेचर VT की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 26 मिलीवोल्ट। और रूम टेंपरेचर क्या होता है?
27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लो कन्वर्जन फॉर्मूला जो भी 273 जो भी टेंपरेचर होता है उसमें 273 ऐड कर देंगे दैट इज 273 प्लस 27 तो ये अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में हो जाएगा दैट इज 300 केल्विन सो सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 28 डिग्री सेल्सियस या 30 पे पूछते हैं ठीक है कहने का मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आप ऑलमोस्ट VT की वैल्यू क्या मान के चल सकते हो 26 मिलीवोल्ट ये मान के चल सकते हो ठीक है अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसके बीच में हाँ अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा बट इनके बीच में आप ये मान के चल सकते हो बिना कैलकुलेट किए ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं याद रखनी चाहिए इज इट क्लियर एवरीवन Yes, नो sir. सर प्लीज एक्सप्लेन थर्मल वोल्टेज बेटा थर्मल वोल्टेज कुछ नहीं है इसका फॉर्मूला है दैट इज KT/Q ऐसे डिफाइन किया गया है ठीक है इस वोल्टेज को क्योंकि ये सेम फैक्टर आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है क्लियर समझ में आ रही बात सर हाउ विल बी डिफाइन इट बेटा इसकी जब आप यूनिट निकालोगे तो इसकी जो यूनिट आएगी ये आप पढ़ते हो ना 11th क्लास में मेजरमेंट वाले चैप्टर है शायद फर्स्ट चैप्टर ये जब आप इसकी यूनिट निकालोगे तो वो वोल्ट पे ही आएगा समझ में आ रही है क्या चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर का नाम है Unit and measurement. Unit and measurement. तो जब आप इसकी यूनिट निकालोगे ना अब मुझे नहीं पता कि इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं जब आप यूनिट निकालोगे तो आपको दिखेगा ये वोल्ट्स में ही आएगा तो दैट मींस हां सर ये बोल्टजमैन कांस्टेंट है क्या हाँ ये बेटा वोल्ट्स में कांस्टेंट ठीक है सो चाहे आपको अलग अलग फैक्टर्स दिखाई दे रहे हो बट इसकी जो यूनिट आती है वो वोल्ट्स में आती है दैट मींस ये फैक्टर क्या है वोल्टेज ही है और वो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस टेंपरेचर इसलिए इस वोल्टेज का नाम क्या रख दिया थर्मल वोल्टेज थर्मल भी क्या होता है टेंपरेचर को सिग्निफाई करता है ना बस ये मतलब और कुछ नहीं है और जो पॉइंट है मैंने बता दिया कि रूम टेंपरेचर पे या रूम टेंपरेचर के आसपास VT की वैल्यू आपको 26 मिलीवोल्ट लेके चलनी है सर थर्मल वोल्टेज ये होता है ना कि टेंपरेचर बढ़ाने पर ग्लेशियर लेयर के अप्रोच वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है वही दोबारा बोलो थर्मल वोल्टेज वही होता है ना कि टेंपरेचर बढ़ाने पर ग्लेशियर लेयर के अप्रोच वोल्टेज की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है बेटा दोनों चीज अलग है थर्मल वोल्टेज अलग कांसेप्ट है डिप्लीशन रीजन में जो आप इफेक्ट देखना चाहते हो वो चीज अलग है दोनों को मिक्स मत करो आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कुछ और चीज आपके दिमाग में चल रही है और कुछ और बोल दो दोनों अलग कांसेप्ट है थर्मल वोल्टेज एक अलग चीज है डिप्लीशन रीजन में जो आप इफेक्ट देखना चाहते हो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो एक अलग कांसेप्ट है क्लियर सर इस वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं मतलब ये वोल्टेज कहां का होता है बेटा ये वोल्टेज कहां कहां नहीं होता ये पूरा जो फैक्टर है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे डिवाइसेस में किसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा जैसे अभी आपने डायोड में देखा जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है IV है ना IV जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहां पे आपने ये फैक्टर देखा VT वाला वो एक्चुअली में VT नहीं होता वहां पे क्या होता है KT/Q लिखा होता है तो उसको हमने क्या किया एक KT/Q को एक अलग से डिफाइन करके दैट इज थर्मल वोल्टेज ये मतलब होता है उसका समझ में आ रही बात क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा बहुत सारी डिवाइस में ये फैक्टर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा क्या KT/Q इसलिए इसको एक अलग तरीके से डिफाइन कर दिया इसकी यूनिट किस में आ रही थी वोल्ट्स में आ रही थी तो इसको एक डिफाइन कर दिया दैट इज थर्मल वोल्टेज क्यों क्योंकि ये वोल्टेज टेंपरेचर पे डिपेंडेंट है दैट्स इट ओके सर नेक्स्ट है हमारा VBI व्हाट डू यू मीन बाय VBI क्या होता है Potential of heat generation. दिस इज द बिल्ट इन वोल्टेज या और भी डेफिनेशन है ठीक है तो ये बिल्ट इन वोल्टेज है जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं ठीक है इसका इफेक्ट देख के टेंपरेचर के साथ क्या पड़ता है क्या पड़ेगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो या कोई चेंज नहीं आएगा डिक्रीज कितना it decreases by 2.5 millivolt for per degree Celsius rise in temperature. Is it clear? Is it clear to everyone? बिल्कुल वोल्टेज होता क्या है V naught क्या होता है? V naught क्या होता है? वोल्टेज तो वही तो चीज है बेटा ये V naught ही तो है और बताओ और क्या नाम दूं उसको ये बताया था सेम ही चीज है बेटा बिल्ट इन वोल्टेज अभी तो इतने सारे नाम बता दिए मैंने पहले कि हर बुक में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना समझ आई बात सो याद रहेगा VBI decreases by 2.5 millivolt for per degree Celsius rise in temperature मतलब हर एक डिग्री सेल्सियस राइज के साथ हमारी VBI की वैल्यू आएगी 2.5 मिलीवोल्ट से डिक्रीज करेगी एंड ये कोई आपका वो नहीं है आई मीन कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कुछ मैक्सिमम बुक्स में 2.5 मिलीवोल्ट लेके चलते हैं बट कुछ बुक्स में इसको 2.3 मिलीवोल्ट भी लिया हुआ है बट मैक्सिमम जगह पे इसको 2.5 मिलीवोल्ट लेके चलते हैं तो मैं यही लिखवा रहा हूं क्लियर बट कुछ एक आध स्टैंडर्ड बुक में आपको 2.3 मिलीवोल्ट भी दिखती है ठीक है सो वो भी ठीक है कोई गलत नहीं है बट मैक्सिमम जगह पे यही फॉलो करते हैं हम लोग ठीक है नेक्स्ट 29 पॉइंट I naught क्या है इसको देखो I naught भी बोलते हैं IS भी बोलते हैं सब कुछ भी बोल सकते हैं I naught लेके चल रहे सो I naught इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड राइट सर ये वाला पॉइंट तो पहले बता दे हाँ कोई नहीं इज रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड अब इस पे ठीक करेगा है ना तो टेंपरेचर के साथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा I naught इंक्रीज कितना इंक्रीज करेगा इट डबल्स ठीक है इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर ऐसे थंब रूल ये मान के चलते हैं ठीक है अप्रोक्सीमेटली डबल करता है सो चाहो तो लिख लो इसको छोटा कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर ठीक है काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर थोड़ा नीचे कीजिए एक मिनट रिवर्स करंट डिपेंड्स अपॉन बाइस वोल्टेज इज इट ट्रू और फॉल्स फॉल्स Yes, sir. false why reverse current is almost bias independent ठीक है so reverse current is almost bias independent ठीक है ये चीज याद रखना ठीक है Reverse current यही है ना सर I naught? क्या चीज Reverse current. हाँ हाँ ये सेम I naught ही है बेटा ठीक है दिस इज ऑलमोस्ट बायस इंडिपेंडेंट क्लियर नेक्स्ट है ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक चले आगे Yes, sir.
सो नेक्स्ट है ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। सर एक लास्ट स्लाइड छोड़ दीजिए। एक मिनट। सो नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल ऑफ डायोड। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट है ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडियल डायोड का, ठीक है। समझना कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो ये चीज आपको क्या है किसी भी बुक में मिल जाएगी, बट चीज समझने की कोशिश करना जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। सो कैरेक्टर्स जो मतलब डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है वो किसके बीच में आता है, वोल्टेज और करंट के बीच में। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है या I प्रोपोर्शनल टू V होता है? तो बेटा करंट भी तो हम ये बोलते हैं ना, जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी सर्किट में। सर दोनों होता है। सोच के बताओ मुझे, यही इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओम्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है, ये वो क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर कांस्टेंट करंट पे वेरिएबल बस वोल्टेज। बस समझ गया मतलब ओम्स लॉ नहीं बता दी आपको। अगर ये चीज नहीं पता कि V प्रोपोर्शनल टू I है या I प्रोपोर्शनल टू V है तो इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ वोल्टेज तो कांस्टेंट है सर। सोचना बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है सर। सोचना सर आई प्रोपोर्शनल टू बी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मैथमेटिकली होता है सर। बस बस समझ गया मैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, कर्व इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर्व क्या बताना चाहता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। पता करना ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू V है या V प्रोपोर्शनल टू I है, क्लियर। बी प्रोपोर्शनल टू आई। देखो जब आइडियल डायोड में रिवर्स बायस करते हैं ना, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, दैट इज जीरो करंट विल फ्लो, राइट। समझ में आ रही बात, ठीक है। जब जीरो करंट फ्लो करेगी और जैसे फॉरवर्ड बायस करता हूं तो अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया तो कितनी करंट फ्लो करेगी? जीरो करंट होगी। 1 वोल्ट पे, -1 वोल्ट की बात नहीं करता। करंट फ्लो फॉरवर्ड बायस में। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, पहले ही जवाब मत दो। मैंने ये पूछा 0.1 वोल्ट पे, 0.9 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगी, कुछ भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें तो पॉइंट 1 पे होगी सर, पॉइंट 9 पे कुछ करंट मिलेगी, बाय 9 की स्मार्ट करंट होगी और 1 पे थोड़ी और 1 पे मिलेगी, फिर बढ़ती रहेगी और 2 वोल्ट और ज्यादा होगी सर। तो इसका मतलब क्या है, मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आइडियल डायोड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि आप कितनी भी मतलब की वोल्टेज दे दो, ये इनफाइनाइट करंट को अपने अंदर फ्लो करा सकता है। ये आइडियली हो सकता है, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका नाम है आइडियल डायोड। ये आइडियली एग्जिस्ट करता है, वर्चुअली एग्जिस्ट करेगा, प्रैक्टिकली इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, आइडियल डायोड क्या करेगा कि आप ये अपने अंदर ना इनफाइनाइट करंट को फ्लो कराने की एबिलिटी रखता है। तो जैसे जीरो से ज्यादा इसकी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, इनफाइनाइट करंट फ्लो करवा देगा। इज इट क्लियर? यस सर। एंड रिमेंबर, ये जो वोल्टेज है बेटा, दिस वोल्टेज इज नॉट द बैटरी पोटेंशियल, ये बैटरी की पोटेंशियल नहीं है। ये वोल्टेज किसको सिग्निफाई कर रहा है, अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा क्या देख लो, चाहे कितनी भी करंट में फ्लो करा लो उसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या है, जीरो। समझ में आ रही बात एवरीवन? पॉइंट क्लियर है? तो ये बैटरी की पोटेंशियल से वो मतलब ना कि मैंने 1 वोल्ट किया यहाँ पे जाना चाहिए था, ये वो वाली पोटेंशियल नहीं है बेटा, ठीक। एनीवे, और तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है मुझे ये बताओ, रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, सॉरी हाँ जीरो करंट फ्लोस है ना इन रिवर्स बायस। हाँ सर आइडियल डायोड में वीओ 0 होगा ना, तो बोलते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज के बराबर होगी वोल्टेज। क्या बोल रहे हो? सर वीओ द पोटेंशियल वेरिएशन 0 होगा, तो V एक्सटर्नल वोल्टेज के बराबर होगी। नहीं, जो हमने जो सर्किट देखा था ना एक डायोड के अक्रॉस जो हमने बैटरी लगाई थी वो सिर्फ समझाने के लिए किया था। अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा करने जाओगे तो आपका डायोड डैमेज हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आपको एक सीरीज में रजिस्टर लगाना ही होता है। याद करो जब आपने प्रैक्टिकल किए होंगे हमेशा एक आपने रजिस्टर लगाएगा सीरीज में। समझ में आ रही बात? अदरवाइज अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो प्रैक्टिकल डायोड है वो डैमेज हो जाएंगे आपके, ठीक है। सर फिर यहाँ पर V किसको बोलेंगे? वी किसको बोलेंगे मतलब सर आइडियल के केस में आप क्या पूछना चाहते हो, ये वी क्या है ये पूछ लो बेटा, बताया ये दिस इज व्हाट वीडियो दूसरा सर वीडियो ये रुको क्लिक करो, इनफाइनाइट करंट फ्लोस इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सो इस केस में VBI क्या होगा, जीरो, और I नॉट भी क्या है आपका, जीरो, क्लियर। सो दिस V इज बेसिकली व्हाट आपका किसको डिनोट कर रहा है, वोल्टेज को, कि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, ठीक है। सो वो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा आपको देखो दिख रहा है ना इसमें कि करंट कितनी भी फ्लो करे, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं ना, बैटरी की पोटेंशियल को जैसे 0 से 0.1 किया, 0.2, 0.9, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट किया, तो ये करंट क्या होगी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। बट डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या है आपकी, जीरो। ये चीज बताना चाहता हूं। और हम कभी भी ऐसे अब डायरेक्ट डायोड और बैटरी को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं कर सकते, आपको एक ना एक रजिस्टर आपको लगाना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? सर एक और चीज, सर ये नेगेटिव भी हो रहा है V का वैल्यू। V का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है मतलब सर ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो मतलब जो आपने ग्राफ किया है, हां तो सर पॉजिटिव के लिए तो 0 होगा सर करंट हाँ। वोल्टेज, तो नेगेटिव के लिए सर ये नेगेटिव आपने बताया ना 0 करंट के लिए। हाँ। ये वाला बिल्ट-इन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये बताओ। यस सर, बिल्ट-इन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, सर फिक्स होता है ना सर। क्या बाइसिंग पे डिपेंड करता है या नहीं करता, नहीं फॉर्मूला लिख पाता बिल्ट-इन वोल्टेज बेटा। सर वो तो फिक्स होता है ना। मुझे ये बताओ क्या चीज, सोच समझ के जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने ये पूछा बिल्ट-इन वोल्टेज क्या डिपेंड करेगा बाइसिंग पे या नहीं करेगा, हां सर करेगा, करेगा क्यों, डिप्लीशन विद सॉरी क्या बोल रहा था मैं, डिप्लीशन नहीं बढ़ेगी तो हां एग्जैक्टली, इसको इनडायरेक्टली आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो वहीं से आ रहा है, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो ये क्या होगा उसमें, पहले आपका बढ़ता जाएगा ना, तो यहां पे तो वैल्यू डेबिट, फॉरवर्ड बायस में आपका हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा ड्रॉप। इसलिए तो अब जैसे जैसे बैटरी की पोटेंशियल को बढ़ाओगे आपकी करंट इंक्रीज करती जाएगी, आपकी क्या होगी, करंट इंक्रीज करती जाएगी, बट उसका ड्रॉप हमेशा जीरो ही रहेगा आपका। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल डायोड।
सो प्रैक्टिकल डायोड आप सभी को पता है कि कैसा होता है, ठीक है। सो आई वी क्लियर। सो एक प्रैक्टिकल डायोड का कैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्रैक्टिकल डायोड में, ठीक है। तो सभी ने पढ़ा है कैसा होता है, इस टाइप से होता है एंड चलता रहेगा आगे भी एवरीवन। यस सर। नहीं इतना भी शार्प नहीं होता इसका, बहुत स्लाइटली मतलब कि इंक्रीज करता है एंड आपका ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस पे। तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या बताया, वीबीआई की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो, राइट। और आई नॉट भी क्या है आपका, नॉन जीरो होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। ये चीज है। चलो अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस के केस में और रिवर्स बायस के केस में हम देखते हैं इसका, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जैसे जैसे बैटरी पोटेंशियल को मैं हाई कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है आपके डायोड में करंट स्लाइटली इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे क्या होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करनी चालू कर देती है, राइट। जहां पे देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, मिनिमम 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 मिनिमम, और एक स्लोप ऐसा आएगा जहां पे करंट का स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बी गामा बोलते हैं, दैट इज कटिंग वोल्टेज। इज इट क्लियर, बोलो। यस सर। ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद करंट क्या होती है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज होनी चालू हो जाती है। इससे पहले हम क्या मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट जीरो है, क्लियर। सो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अब आते हैं रिवर्स बायस में। सो रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में आपको दिख रहा है, अगर थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूं तो ये जो करंट है ना हल्की हल्की आपकी इंक्रीज कर रही है, हल्की हल्की, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकता हूं, इस पोर्शन को छोड़ो, यहां पे भी छोड़ो, सिर्फ यहां तक का देखो। तो यहां पे मुझे क्या चीज दिखाई दे रही है, यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो ये जो रिवर्स करंट है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब रिवर्स वोल्टेज को मैं बढ़ा भी रहा हूं ना इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, मेरी वोल्टेज क्या है, सॉरी करंट क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा था दैट दिस इज ऑलमोस्ट बायस इंडिपेंडेंट, क्लियर, बोलो क्लियर। यस सर। ये जो करंट है ना ये वाली, दिस इज आई नॉट, ठीक है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, क्लियर। चलो सर टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा रहेगा इसका? बेटा आई नॉट अब याद रखो, ठीक है, याद दिलाना। अब मुझे ये बताओ, अब वापस आते हैं फॉरवर्ड बायस पे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में जाने के साथ ही मुझे ये बताओ फॉरवर्ड करंट कौन सी होती है, ऑलमोस्ट डिफ्यूजन करंट होती है, राइट, बोलो। डिफ्यूजन करंट होती है, और डिफ्यूजन करंट किस पे डिपेंड करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो ये किस पे डिपेंड करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करती है, क्लियर। और डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट ये जो आपका जो कर्व दिख रहा है ना, ये जो आपका कर्व है वो क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली e की पावर vd by eta vt, इस टाइप से रहेगा अप्रोक्सीमेटली। और ये देखो एक्सपोनेंशियल कर्व है, आपको यहां पे भी एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट है, मुझे ये बताओ ये क्या है, दिस इज योर ड्रिफ्ट करंट। सो ये आपकी ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है। और यहां पे अप्रोक्सीमेटली करंट किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है। इज इट क्लियर, हाँ सर, ये एकदम से कैसे बढ़ती है नेगेटिव डायरेक्शन में? एक मिनट आ रहा हूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये होती है, क्लियर। इज इट क्लियर। सो यस सर। ये हमारा है फॉरवर्ड बायस, और ये हमारा क्या है, दिस इज योर रिवर्स बायस, इतना, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस। सो होता क्या है, एकदम से क्या होता है आपका, जैसे जैसे रिवर्स बायस आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्लो करनी चालू करती है, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्लो करती है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि एब्रप्टली उसके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं, और एकदम से सपोज करो 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहे थे जंक्शन में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से 1 लाख या 2 लाख माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एकदम से क्रॉस करने लग जाएंगे, एकदम से एब्रप्ट क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है। ये ब्रेकडाउन फिनोमेना आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, एकदम से जब इतनी लार्ज करंट फ्लो करने लग जाते हैं माइनॉरिटी करंट, तो क्या होता है, मेरा डायोड डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन कभी भी आप बुक में नहीं देखोगे, बुक में सिर्फ आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, उस वाले पोर्शन को हम नहीं देखते। क्यों, क्योंकि उस वाले रीजन में हम डायोड को यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायोड को यूज करने की कोशिश करी तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के लिए हम एक नया डायोड हमने फैब्रिकेट किया, दैट इज ज़ीना डायोड, और ज़ीना डायोड को स्पेशली उसी रीजन में हम काम कराते हैं। इज इट क्लियर। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन था कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, देखो इतना सिलेबस में नहीं है ये, और ये मैं पॉइंट बार-बार आपको बता चुका हूं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन टेंपरेचर के साथ चेंज करती है। जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज करेगा आपके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने चालू होंगे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने चालू होंगे, और आपकी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती जाएगी। मैं क्या बोलना चाहता हूं, सपोज आपके 100 होल्स है और 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब जैसे आपने क्या क्या मतलब जैसे एक्सट्रिंसिक बनाया उसको, ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक बनाने के बाद क्या हो रहा है, आप टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो नए बॉन्ड टूटे, सॉरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होंगे ना, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है 100 है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने हैं, ये इसको 1000 ले लो, ज्यादा बेटर है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, सपोज करो 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब जैसे टेंपरेचर को आप इंक्रीज करोगे तो नए बॉन्ड टूटेंगे, और एक बॉन्ड के टूटने से क्या होता है, एक बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा, ठीक है। सो अब सपोज करो मेरे 5 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, टेंपरेचर T1 पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल जनरेट हुए, राइट। यस सर। तो मुझे बताओ 5 होल से किसी कंसंट्रेशन में ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, यस 1000 के कंपैरिजन में सेम ही रहेगा या नहीं, बट इसकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट क्या है, ये 50% इंक्रीज कर चुका है, 10 से 50, क्लियर। यस सर। अब सपोज करो टेंपरेचर T2 पे क्या होता है कि मेरे 100 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। 100 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, 100 बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, 100 होल्स बनेंगे, और 100 क्या बनेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अब देखो 1000 के कंपैरिजन में 100 इतना लार्ज नहीं है, तो इसको सपोज करो 1100 हम बोल देते हैं, और बट 10 के कंपैरिजन में 100 क्या है, 10 टाइम्स है।
सो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसी तरह से जब टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे ना तो एक टाइम पे और हाँ यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी होगा जो कि दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन पे पड़ रहा है टेंपरेचर का। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे हम टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन चेंज होगी। कौन से कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन। आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट मेजॉरिटी वाला ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये 1000 में नहीं होता, ये लैक्स में होता है, बहुत हाई नंबर होता है ये, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है ये। समझ में आ रही बात? सर ये बी गामा की वैल्यू हाँ बेटा बीबीआई के बहुत सारे फॉर्मुलेज है, एक दो फॉर्मुले मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपकी बीबीआई की वैल्यू, क्लियर। सर यहाँ पे नी वोल्टेज डिफाइन नहीं करेंगे? तो बेटा यही तो नी वोल्टेज है, यही तो नी वोल्टेज है। इसी की तो अरे डिफरेंट नाम है, नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, बिल्ट इन वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड, पोटेंशियल हिल, कुछ भी बोल लो, तभी तो मैंने सारे नाम लिखवा दिया आपको। शायद नी वोल्टेज नहीं लिखा है। इज इट क्लियर? नो यस सर। चले आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मॉडलिंग ऑफ डायोड। ये कौन सा पॉइंट है? 32, क्लियर। मॉडलिंग ऑफ डायोड। सो बेसिकली हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि फॉरवर्ड बायस में डायोड की हां 31 32 है बेटा, 31 से 31 तो ये वाला था। 32 सर। हां सो नेक्स्ट हमारा मॉडलिंग ऑफ डायोड, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल डायोड का देखते हैं हम लोग। सर 7:30 का करना क्लास नहीं 7:30 नहीं होगी, क्या हो गया टाइम? सर हो गया टाइम। चलो ये वाला लास्ट पॉइंट टाइम हो गया, ठीक है। ये वाला लास्ट पॉइंट देख लो, ठीक है। सो आइडियल डायोड का देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, इस वाला क्लास खत्म हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है आइडियल डायोड। सो आइडियल डायोड की मॉडलिंग कैसे करते हैं फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो सपोज करो दिस इज योर आइडियल डायोड। तो फॉरवर्ड बायस में अगर इसकी मॉडलिंग करनी है, अगर मुझे पता है दैट दिस इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर? एवरीवन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट मॉडल जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज पीस वाइज लीनियर मॉडल। नेक्स्ट है पीस वाइज लीनियर मॉडल, ठीक है। तो पीस वाइज लीनियर मॉडल का मतलब पहले समझ लो क्या चीज है। देखो डायोड का जो कर्व आता है, आईवी कर्व जो आता है आपका, वो इस टाइप का आता है, ध्यान से देखो, ठीक है। इस टाइप से आ रहा है। तो एक यहाँ पे आपका आया था नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज आता वी गामा, राइट। सो वी गामा से पहले मैं क्या देख लो कि ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है एवरीवन। यस सर। यस सर। यहाँ पे वी गामा से पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो कर रही है। एंड वी गामा के बाद अगर मैं छोटे से पोर्शन पे देखूं, आई मीन सिर्फ वी गामा के बाद ना ये छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, यहाँ तक लेंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज ऑलमोस्ट लीनियर इन दिस रेंज। यस सर। यस सर। इसी के बेसिस का नेक्स्ट मॉडल है। तो नेक्स्ट मॉडल क्या है इसका कि फॉरवर्ड बायस में हम क्या करेंगे कि वी गामा से पहले जीरो करंट फ्लो कर रही है, राइट। एंड वी गामा के बाद वी और आई में क्या है, एक लीनियर रिलेशन। ये मैं सोचना कि आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, ये एक बहुत छोटी रेंज के लिए ये चीज डिफाइन की गई है। इज इट क्लियर? सो स्मॉल रेंज के लिए बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि ये लीनियरली वेरी करेगा, ये चीज है, ठीक है। सो दिस इज वी गामा। सो इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे? सपोज दिस इज योर प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल डायोड। तो इसकी मॉडलिंग कैसे होगी? अगर मुझे पता है दैट दिस प्रैक्टिकल डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक आइडियल डायोड से रिप्लेस कर दूंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ध्यान से देखने से पोलैरिटी को वी गामा को एक बैटरी सोर्स मान के रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा मुझे बता वी गामा की पोलैरिटी ऐसे होगी या ऐसे होनी चाहिए? पहले मुझे ये बताओ कि वी गामा क्या करता है, इसका काम क्या है इस सर्किट में, सर्किट के रिलेट करके आंसर दो कि व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस वी गामा इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। डायोड लीनियर रीजन में वर्क करवानी? नहीं, वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज क्या काम कर रहा है बेटा, वी गामा क्या कर रहा है? सर एज ए बैरियर हाँ इसके बाद बैरियर का चलेगा। मतलब क्या है, ठीक जा रहे हो, बैरियर का मतलब क्या है, अपोज करेगा, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, ये देखो मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है कि ऐसे बनाना है या वैसे बनाना है, तो इसलिए मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं। देखो डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इस टाइप से होती है। और क्योंकि वी गामा बैरियर की तरह काम करेगा, है ना, तो बैरियर क्या करना चाहिए, क्या उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा या ऑपोजिट में रहना चाहिए उसको? अपोजिट में। तो देखो अगर ऐसे बैटरी सोर्स लगी होती है तो करंट ऐसे फ्लो करती है, और अगर ऐसे लगी होगी तो ऐसे फ्लो करती है। अब मुझे बताओ कौन सा सही होना चाहिए? फर्स्ट वाला वाला याद रहेगा, भूलोगे नहीं एवरीवन, ठीक है। सो इस टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक रजिस्टर भी आ जाएगा आर एफ। इज इट क्लियर? और क्या बचता है इसका, आरएफ, ठीक है। सो ये आरएफ क्या है और व्हाट इज वी गामा, सभी को पता है। वी गामा आपका क्या है, बिल्ट इन वोल्टेज है या कट इन वोल्टेज लिखो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। सो दिस इज योर कट इन वोल्टेज। और आपका आरएफ क्या है एवरीवन? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये जो करंट फ्लो कर रही होगी ना डायोड के थ्रू, इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहेगा, तो वही रेजिस्टेंस है जो कि डायोड प्रोवाइड कर रहा है करंट फ्लो को। क्लियर? अच्छा कई बार आपने देखा होगा कि आरएफ की वैल्यू नहीं लेके चलते, सिर्फ वी गामा मेंशन होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरएफ की वैल्यू 0 ले लेंगे, जहां पे मेंशन नहीं है आरएफ की वैल्यू वहां पे हमें 0 यूज करके चलना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो बेसिकली जो इसका जो स्लोप है ना वही बताएगा कि कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो और लास्ट है इसका सी पॉइंट, बस ये लास्ट है। स्लोप रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेगा? सॉरी क्या चीज? सर स्लोप कैसे डिफाइन करेगा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है वोल्टेज और करंट के टर्म में? ओके सर वी बाई आई, यस सर। ठीक है। सो उस हिसाब से क्लियर। सो नेक्स्ट है और ये लास्ट मॉडल है दैट इज कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप मॉडल, क्लियर। सो इसमें क्या होता है, इस वाले मॉडल में ना हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं
जैसे ये एक पर्टिकुलर आपका है आईवी कर्व का, है ना। बट इस वाले मॉडल में हम क्या एज्यूम करेंगे, इस वाले मॉडल में एज्यूम करेंगे ऑलमोस्ट सेम है, ये बी और सी वाला बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सिर्फ मेन डिफरेंस क्या है कि वी गामा से पहले 0 और वी गामा से जैसे ही थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो अपने अंदर इनफाइनाइट करंट को फ्लो करा सकता है। इज इट क्लियर? वो अपने अंदर इनफाइनाइट करंट को फ्लो करा सकता है। सेकंड और थर्ड मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें आरएफ की वैल्यू नॉन जीरो है और इसमें आरएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सो अगर मेरे पास एक प्रैक्टिकल डायोड है यहाँ पे, ठीक है, सो उसको कैसे रिप्लेस करूंगा, एक आइडियल डायोड से। ठीक है, एक आइडियल डायोड से रिप्लेस किया, इसके बिल्ट इन वोल्टेज से रिप्लेस किया एंड आरएफ की वैल्यू 0 है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? सर ये डी और सी को आपने सेम कैसे बताया? इसमें तो इनफाइनाइट जा रहा है करंट, बट बी में तो हमने इनफाइनाइट थोड़ी देखा था। बेटा इसमें भी तो इनफाइनाइट जाएगा ना किसी ना किसी पॉइंट पे। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे होता है लार्ज करंट। ओके सर, समझ में आ गया? इनफाइनाइट का मतलब वो मत सोचो कि बहुत लार्ज मतलब की चली जाएगी, वो नहीं। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है सिग्निफिकेंटली लार्ज करंट। ठीक है, ओके सर, तो यहाँ पे मेरी इनफाइनाइट करंट का मतलब ये हो सकता है कि 100 ऑफ मिली एम्पियर, 1000 ऑफ मिली एम्पियर, यहाँ पे ये मतलब हो सकता है। तो वही चीज। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्लोप की वजह से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए होंगे आपकी क्लास में या जो भी है, पर्टिकुलरली अगर आपने पहले तैयारी करी होगी तो जब भी आपने क्वेश्चन किया होगा, जब भी कोई डायोड को हम फॉरवर्ड बायस लेते तो हमने क्या किया था, क्या किया था, उसके बिल्ट इन वोल्टेज से हमने रिप्लेस किया था 0.7 वोल्ट से, राइट? यही चीज। यस सर। बट इस बार हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे कि जिसमें वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, तो फिर क्या डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सो ऑलमोस्ट ये आपका हो चुका है, थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? सो ये लास्ट पॉइंट था। खत्म है क्लास। ठीक सर आइडियल डायोड वाली स्लाइड शो करना। है, आइडियल डायोड ऊपर है, दिस वन। सर मॉडलिंग ऑफ डायोड पे कितना आता है क्या? जो आइडियल डायोड था। हां, अभी जितने भी क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड होंगे बेटा। सर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि मॉडल करके बता दो कि इसका मॉडल क्या है या इसका मॉडल क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपसे नॉर्मल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो पूछ जाएंगे, बट न्यूमेरिकल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किस मॉडल का यूज कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन अगर आइडियल डायोड गिवन है तो आइडियल डायोड को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, एक बायस रिप्लेस कर देंगे। अगर उसका मतलब बिल्ट इन वोल्टेज भी गिवन है, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है ये। और इस मॉडल का मतलब क्या है, इस मॉडल का मतलब ये है कि अगर ये फॉरवर्ड बायस में आएगा तो इसको फिर फर्दर कैसे हमें करना है। अगर ये फॉरवर्ड बायस में आए तो वी गामा आइडियल को बायस से देन वी गामा एंड नेक्स्ट आर। क्लियर? इस टाइप से करना है। 21 पॉइंट शो करना करो। अच्छा ये भी लिख लो यहाँ पे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये आइडियल डायोड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी लिख लो दैट दिस इज योर आइडियल डायोड। सो अगर ये पर्टिकुलर आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो क्या होगा, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, वी गामा, है ना। सर पॉइंट शो करना। कौन कौन सा पॉइंट बोला था? 27। नहीं, किसने 27 बोला था अभी? 27। एक्सक्यूज मी सर, सर 23 के बाद से एक पॉइंट्स शो कर दीजिए, वो नोट नहीं कर पाए थे ट्रैफिक की वजह से। 28। तो थोड़ा जूम कर देना। 27 सर 23 के बाद से कर दीजिएगा एक बार। एक मिनट सर, थैंक यू सर। 21 करना सर एक बार। एक मिनट बेटा, एक करूंगा ना। ठीक है सर थर्मल वोल्टेज समझ नहीं आया सर। बेटा, कुछ समझने की जरूरत नहीं है उसमें, ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बस आप याद रखो कि VT की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतना काफी है। तो लीव कर सकते हैं। हां बेटा, लीव कर सकते हो। तो थर्मल वोल्टेज कुछ भी नहीं है, वो वोल्टेज टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। वो फैक्टर आपको बहुत सारी डिवाइस में एज इट इज देखने को मिलेगा, KT/Q, इसलिए हमने अलग से डिफाइन कर दिया। जैसे आप लोग उसमें वो करते हो ना, MS वर्ड वगैरह में या कुछ भी टेम्पलेट करके एक वर्ड होता है, टेम्पलेट या फिर आपने C++ पढ़ी होगी, उसमें क्या बोलते हो उसको, आप फंक्शन को कॉल करते हो बार-बार। तो वो फंक्शन कॉल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है उस फंक्शन का यूज मैं बार-बार करवाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक जगह पे उस फंक्शन को डिफाइन करके रख दिया कि अब जब भी मुझे फंक्शन की जरूरत होगी तो मैं पूरा का पूरा वो कोड नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करूंगा। वैसे ही बेटा हमेशा बार-बार KT/Q क्यों लिखूं, डायरेक्टली उसको मैंने डिफाइन कर दिया VT। यही चीज और कुछ नहीं है, आप फालतू में लगी से कंफ्यूज हो गए। ठीक है सर चलिए, डायोड को सॉर्ट किया है। डायोड को बेटा फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, देखो ये वी गामा और आरएफ का मतलब क्या होता है। वी गामा और आरएफ का मतलब होता है कि ये एक तरीके से एक बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। वी गामा क्या है, पोटेंशियल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, और आरएफ क्या है, करंट फ्लो के लिए एक रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ठीक है, वो उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। यही मतलब होता है वी गामा और आरएफ का। आइडियल डायोड में क्या होता है, आइडियल डायोड में कोई भी आपका पोटेंशियल हिल नहीं होता और ना ही कोई रेजिस्टेंस होता है करंट फ्लो के लिए। ठीक है, सो ये आइडियली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होगा कभी। इसकी वैल्यूज को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से VVI की वैल्यू कम हो जाए या आपकी आरएफ की वैल्यू कम हो जाए, बट कभी भी जीरो नहीं होगी। ये चीज याद रखना। सर जिस दिन क्लास लेट होना प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा पहले। ठीक है, 21 शो करना सर एक बार। सर जो रिवर्स करंट या फॉरवर्ड करंट है तो उसकी वैल्यू मतलब किस यूनिट में कितना करंट कितनी फ्लो होगी, यानी कि थैंक यू सर। फॉरवर्ड करंट है। हां सर, देखो ऐसा कोई फिक्स रेंज नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि देखो इतनी एम्पियर फ्लो करती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इन जनरल जो आपकी जो फॉरवर्ड करंट है दैट विल बी इन मिली एम्पियर, और जो आपकी जो रिवर्स करंट है दैट विल बी इन माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। ठीक है सर, क्योंकि ये अलग-अलग मटेरियल के लिए अलग-अलग वैल्यूज होती है। बट हां, इन जनरल हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड करंट हमेशा मिली एम्पियर में होगी और जो आपकी रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होती है। ये बोल सकते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर सर क्वेश्चंस में हमेशा आइडियल डायोड लेके ही क्वेश्चन करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन कराने का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट? अच्छा इसमें ये रह गया था क्या? नहीं इसमें हां, सर लास्ट में। लास्ट क्या, लास्ट स्लाइड यस सर। दिस वन। यस सर, थैंक यू। ओके, और कुछ बेटा या बंद करो। नो सर। ठीक है, चलो। सो कल का शेड्यूल है आप लोगों के पास या रात को आता है? सर रात को आता है। सर रात में है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल की क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा
ये करके आना, कल में मेरी थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? तो चलो मैं फिर एंड करता हूँ क्लास, ठीक है? चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।